तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ये अनसॉल्व पेपर है, इसको फुल सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सम पूर्णांक, निम्न रूप किसका होता है। अगर सम पूर्णांक बोला है ना तो तीसरा होगा। ठीक है, अगर विषम बोलता तो ये चौथा होता, ये विषम होता, चौथा वाला। सम बोला है तो तीसरा होगा। ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे संख्या x² - 8 से विभाज्य होती है यदि x क्या होता है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल ले लो, इसको रटा नहीं जाता, इन क्वेश्चनों को समझा जाता है। देखो आपसे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। हमारे पास क्या है x² - 1 क्या बोल रहे हैं 8 से विभाजित हो। पहला बोल रहा है पूर्णांक ले लो, पूर्णांक में सब आ जाता है, सम संख्या विषम संख्या सब आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं x की जगह पर क्या ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ये पूर्णांक एक x क्या पूर्णांक है, यहाँ मैंने 2 रख दिया। 2 का वर्ग -1, 2 में से का वर्ग करेंगे 4 में -1 यानी कि 3। 3 का भाग 8 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत, पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक में सम संख्या भी आती है, उसने मना कर दिया। प्राकृतिक संख्या में भी 2 आ जाता है 1 2 3, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या ले लेते हैं। जैसे विषम संख्या मेरे पास 3 है, ठीक है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 1 है। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूँ, देखो 1 का स्क्वायर -1 बट्टे 8, 0 0 हर किसी से भाज्य आता है, सही हो रहा है। 3 रख के देखो x की जगह पर 3² - 1 बट्टे 8 यानी कि 9 - 1 8 बट्टे 8, 8 1 8 पूरा पूरा जा रहा है। तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। आंसर क्या हो जाएगा तीसरा वाला, विषम संख्या। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, चौथा वाला। उसमें सम बोला था, इसमें विषम बोला है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं कैसे होती है। अगर संगत होती है तो या तो प्रतिच्छेद करेगा या फिर संपाती होगा। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करा रखा था, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। समीकरण y = 0 और y = -7 के युग्म का एक हल है, इसके 2 हल हैं, अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। ठीक है, देखो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ठीक, और ये केंद्र होता है। देखो हमसे पहले 2 चीज़ दे रखा है, हमें पहला एक चीज़ दे रखा है y = 0 और y = -7। ठीक है, y = -7 यहाँ कहीं पे होगा, ये y = -7 का ग्राफ है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दे रखा है y = 0, तो y = 0 का ग्राफ ये वाला होता है। ठीक है, इससे हमसे क्या पूछ रहा है, इसका एक हल है, इसके 2 हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। तो ये रेखा और ये रेखा कभी आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक, जब ये देखो हमसे y = 0 बोला है ना, तो y = 0 ये होता है x अक्ष, और ये y = -7, ये कभी आपस में प्रतिच्छेद करेगी नहीं, तो हल कहाँ से आ जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे समीकरण ये वाला और ये वाला किस तरीके के हल होंगे, यानी कि तुलना करना पड़ेगा। छठे में आ जाओ। a1 क्या है बेटा हमारे पास, x का गुणज 1, b1 हमारे पास क्या है y का गुणज 2, और c1 हमारे पास क्या है +5। a2 बट्टे में ले लिया, a2 क्या है x का गुणज -3, b2 कितना है x का y का गुणज -6, एंड c2 कितना है 1। तुलना करना पड़ता है। सो देखो बेटा 2 1 कम 2 2 3 6, 1 बट्टे -3 1 बट्टे -3। आपको यहाँ दिख रहा है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, है ना। तो ये क्या होता है, ये कंडीशन होती है समांतर रेखा की। किसकी कंडीशन होती है बच्चों, समांतर रेखा की। और समांतर रेखा जब होती है तो कोई हल नहीं होता है।
कोई हल नहीं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आराम से बन गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7वां। कह रहे आश्रित रैखिक समीकरण के युग्म का एक समीकरण इतना है तो दूसरा क्या होगा। आश्रित बोला है, ठीक है, आश्रित बोला है तो देखो बेटा एक संख्या लेनी है जो उससे पूरे में गुणा हुआ है। ठीक है, सो देखो यहाँ माइनस है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ ना माइनस। आश्रित का मतलब होता है एक संख्या ली गई है और उससे पूरे में गुणा किया गया है, इस तरफ कुछ नहीं तो 0 मान लो। ठीक है, तो 2 से ही गुणा किया, अगर 2 से मैं गुणा करूँगा तो ये माइनस के 10x माइनस के 14y और माइनस के 4 हो जाएगा, इधर बराबर 0। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, क्या ये ऑप्शन दिखा? नहीं, ये वाला तो कभी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला हो जाएगा शायद, नेगेटिव से गुणा कर दो सब में, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आश्रित समीकरण का मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है और उससे पूरे में गुणा कर देना है, वो होते हैं आश्रित समीकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं कि यदि एक बट्टे एक्स प्लस 5 1/9 हो तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से गुणा कर देंगे। हाँ, एक्स प्लस 5 कम एक्स प्लस 5, 9 1 कम 9, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा प्लस के 4। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक होगा, यहाँ ना एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, प्लस माइनस 2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का हल पूछा आपसे। सॉरी, तो देखो बेटा ये चीज है, हमें यहाँ दे रखा है 5x माइनस 5 और यहाँ है x प्लस 5, इधर है 55। 5 से काटोगे 5 1 5, 5 1 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। ठीक है, 5 का वर्ग क्या होता है 25, माइनस का 25 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 25, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 और वर्गमूल निकालोगे 36 का, प्लस माइनस लग जाएगा तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6। क्या होगा प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसमें से किस अचर को जोड़ना व घटाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा पूर्ण वर्ग विधि बनाने में। जो 9x स्क्वायर है प्लस 3/4 x माइनस √2 बराबर 0 है, ये है। अब आपको क्या करना होगा ना इसमें, अब ये जो होता है देखो पूर्ण है, तो ये 3x का वर्ग और ये होता है 2ab का पद, इसको ऐसे का ऐसे रखो। आपको b स्क्वायर को जोड़ना और घटाना होता है, ये आपका a के स्थान पे आ गया, b निकालना होता है आपको। ठीक है, 2ab हमारे पास क्या है 3/4 x, तो 2 गुणे में x का मान क्या है 3x, रख दो यहाँ पर 3/4 और x से गुणे में 3x से 3x कटा। ठीक है, b ये 2 गुणे में बट्टी में आ जाएगा, तो b का मान आ गया 3/8। ठीक है, 3/8। अब हमें किसको जोड़ना और घटाना होता है, b स्क्वायर को हम जोड़ते और घटाते हैं। b 3/8 है, इसका हमें वर्ग करना है, 3 का वर्ग 9, 8 8 64, 9/64 को जोड़ना और घटाना है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण mx² प्लस 3x प्लस 2 में x के मान इतने और इतने हो तो m का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे बोला है कि m का मान क्या होगा। मूल है ना, इसके ये मूल दे रखे है तो ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x की जगह पे ये मान रखो। ठीक है, x की जगह पे मैंने क्या करा, मान रख दिया। कोई सा भी, ये भी संतुष्ट करेगा, ये भी संतुष्ट करेगा, ये आसान है तो मैंने इसको लिया है। 4m, यहाँ से 3 दूनी 6 और ये 2 8 हो जाएगा।
प्लस के 8 इधर के माइनस का हो जाएगा, 4 गुना में इधर बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो m का मान आ गया -2। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, कह रहे एक द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हैं, समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, आपको पता है अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है, यहाँ समीकरण की बात कर रहा है, समीकरण का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल मुझे दे रखा है 7x और गुणनफल दे रखा है मेरे को 12, उस तरफ कुछ नहीं तो 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा, x² माइनस के 7x प्लस के 12, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे एक द्विघात समीकरण के मूलों के गुणनफल तथा योगफल बराबर है। ठीक है, मूलों के गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो k का मान क्या होगा। अच्छा जी, शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, हमें जो समीकरण दे रखा है वो है k माइनस 1 x² 2k प्लस 1x और माइनस है 9 प्लस के बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा x² का गुना चाहिए a है k माइनस 1, ये b है 2k प्लस 1 और हमारे पास c है माइनस 9 प्लस के। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बराबर है। सूत्र क्या होता है, ये होता है माइनस के b अपॉन है, ये होता है c अपॉन है, इसके बट्टे में इसके बट्टे में कटा, तो माइनस के b बराबर c। b का मान क्या है 2k प्लस 1 और c का मान क्या है -9 प्लस के। माइनस से माइनस कैंसिल, 2k प्लस का के इधर के माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 8। ठीक है, k का मान कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे ये जो समीकरण है कि दोनों मूल परिमाण में समान है परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको ढंग से लिख देते हैं बेटा। माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, कह रहे इसके जो हमारे जो अल्फा और बीटा होते हैं ना, अगर पहला वाला अल्फा है दूसरा वाला भी अल्फा ही होगा, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। ठीक है, अल्फा की जगह एक रूट अल्फा है और दूसरा जो रूट है वो माइनस के अल्फा है, रूट बोले तो मूल। ठीक है, कह रहे दोनों के मूल परिमाण बराबर हैं परंतु चिन्ह में विपरीत है। ठीक है, सो देखो बच्चों, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए होता है, ये सूत्र है शून्यकों का योगफल बराबर। अब आप देखो बच्चों, अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, बीटा की जगह पे माइनस के अल्फा है, b क्या है हमारे पास k है और a क्या है हमारे पास 2। अल्फा और अल्फा 0 हो जाएगा, माइनस के बट्टे में 2, 2 बट्टे में इधर आके 0 हो जाएगा, 2 गुणा 0 0, माइनस के माइनस इधर ले आओगे तो k का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, k का मान क्या हो जाएगा 0। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं यदि ए बी सी और डी ई एफ में, ठीक है, ये चीज बराबर दे रखी है तो ये समरूप होंगे यदि कौन से कौन बराबर हो। तो पहले मैं बना लेता हूँ त्रिभुज ए बी सी बनाना है, दूसरा है त्रिभुज डी ई एफ, नाम देता हूँ मैं ए बी सी डी ई एफ, समरूप के लिए बोल रहे हैं। हमें क्या दे रखा है ए बी बट्टे डी एफ, ए बी बट्टे डी ई, ठीक है, बी सी बट्टे में है एफ डी, ये है एफ डी। तो इनके बीच का कोण क्या है बी और इनके बीच का कोण क्या है डी। तो ये संगत भुजा अटैच वाले ये हैं, यहाँ पर ये इसके साथ अटैच है, तो ये वाला कोण इसके क्या होना चाहिए बराबर, तभी जाके ये समरूप होगा। किस नियम द्वारा, एस द्वारा।
तो कौन सा कोण बराबर होना पड़ेगा? कोण बी बराबर कोण डी होना पड़ेगा समरूप होने के लिए। तीसरा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। कह रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि इस ABC का क्षेत्रफल बट्टे इसका क्षेत्रफल का मान क्या होगा? क्या होगा? अब ये क्वेश्चन मिस्टेक है आई थिंक, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। जो मैं आपको करा रहा हूँ ना बेटा, ये एक्चुअली आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था पेपर, उनका अर्धवार्षिक पेपर हुआ था और उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? देखो, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। 4/9 दे रखा है, देख रहे हैं, ये पेपर है आपके सामने, 4/9 दे रखा है। देखो, भुजाओं का अनुपात 4/9 दे रखा है, ठीक है, भुजाओं का अनुपात 4/9 दे रखा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जो भुजाओं का अनुपात दे रखा होता है ना, उसका वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81। सो आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं BC बट्टे केवल 1/3 के साथ ये वाली त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। तो ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, अनुपात किसके बराबर होगा? तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो इसको क्या करना है? जो भुजा दे रखा है उसका अनुपात का वर्ग कर देना है। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। आंसर हो जाएगा 1/9। तीसरा वाला, फिर क्या बोलना है? एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है। एक्स अक्ष से दूरी अगर बोलता है तो वाई वाला लेना है। वाई वाला कितना है? 4। अगर आपसे वो वाई अक्ष बोलता है तो एक्स वाला देखते हैं। दूरी प्लस में ही लिखी जाएगी, माइनस में नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूरी कभी माइनस में नहीं होती। इस क्वेश्चन में देखिए, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। वाई अक्ष से दूरी यानी कि एक्स वाला लेना है। एक्स वाला कितना है? 3 इकाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी लास्ट वाला, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु जब बोलेगा ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र तो पता ही है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ। जब भी मूल बिंदु बोलेगा तो जो बिंदु इकलौता दे रखा है ना, उसको अंडर में ले लो और उसको स्क्वायर करके जोड़ दो। ये शॉर्ट ट्रिक है। 9 + 16 25, 25 का वर्गमूल 5। आंसर आ जाएगा 5। 6, 7, 4, 3 गलत दे रखा ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन 5 जरूर होगा, ठीक है, 5 जरूर होगा, 5 आएगा इसका उत्तर। तो ये बहुविकल्प प्रश्न तो हमने सारे कर लिए, ठीक है। अब आते हैं खंड भाव में, इनको करते हैं। कह रहे हैं 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 नंबर देखिए, तो चूंकि जो 225 है वो बड़ा है 135 से, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक। हमें क्या करना है? जो बड़ा है उसको इधर रखते हैं और जो छोटा है उसको इधर रखते हैं। हमें 135 से भाग देना है 225 में। 135 से कम 135 घटाएंगे, कितना आ गया? 90 बचा। कितनी बार भाग गया? एक बार, और यहाँ आ जाएगा 90। अब इसको और इसको लेना है द्वितीय स्टेप में। 135 इधर आ जाएगा और 90 इधर। 90 से भाग देना है 135 में। 90 कम 90 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। ये भी एक बार गया। हमें तब तक करना जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। 90 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ। 45 से भाग देना है 90 में। 45 दूनी 90, शेषफल आ गया 0। कितनी बार गया? 2 बार, और शेषफल आ गया 0। वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दी और आपको शेषफल 0 मिला, वही संख्या आपका क्या होता है? HCF। तो HCF कितना हो जाएगा? 45, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, ठीक है, करते हैं। 22वां क्वेश्चन है, ठीक
ठीक है। 22वां क्वेश्चन। सो देखिए बेटा, 156 को अभाज्य वर्गखंड के रूप में व्यक्त करना है। 2 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 6 है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 13 एकम 13। इसलिए 156 का वर्गखंड क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 है 1 बार, 13 है 1 बार। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 64/255 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 64/255। देखो बेटा, तो हमें क्या करना होता है? हर का गुणनखंड करना होता है। हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड कर देंगे। 255, 5 से घटेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 3 से घटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। 17 एकम 17। देखो 2 और 5 के अलावा इसमें अन्य संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि 255 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए 64/255 क्या हो जाएगा? अशांत। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट प्रश्न में? कह रहे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो। खाली समीकरण बना के दिखाना है, ठीक है। सेब, ठीक है, ये हमारा सेब हो गया, पता नहीं कैसा सेब है, ठीक है। ये सेब क्या है? कद्दू है। और फिर हमारे पास क्या है? अंगूर है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला? माना, हम मान लेते हैं, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या मान लेते हैं? y रुपये। देखो बेटा, अगर एक टॉफी की कीमत 2 रुपये है, 3 टॉफी की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये। आप गुणा करोगे, आ जाते हैं इसके प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में 2 किलो सेब खरीदता है। 1 किलो सेब का कीमत x रुपये, तो 2 किलो का क्या हो जाएगा? 2x प्लस कुल मूल्य 160 रुपये देता है ना। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपये। तो सेब और अंगूर की कुल कीमत, कुल मतलब प्लस कितनी है? 60 है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। क्या बोला जाता है? 4 किलो सेब, 4 किलो सेब का 4x हो जाएगा, और 2 किलो अंगूर, 2 किलो, अरे यार 2y होगा ना। 1 किलो का y रुपये है, तो 2 किलो का 2y हो जाएगा। टोटल कीमत कितनी है? 300 रुपये। 2 बनिष्ठ है, निकाल लो बाहर। 2 दूनी 4, 2 बाहर आ गए, यहाँ से y बचेगा। 2 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजा 10, 0। तो ये आ गया 2x प्लस y बराबर 150, ठीक है। आंसर यहीं तक हमें बनाने के लिए बोला गया था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? जांच कीजिए क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। 25वें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। देखते हैं। x² माइनस का 2x, -2 से गुणा कर दो, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस के 6x, x² माइनस का 2x प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा,
और माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 6 2 8। देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो यानी कि चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है 528, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो आयताकार खेत है, आयत है, ये आपकी लंबाई हुई, ये आपकी चौड़ाई हुई। ठीक है, तो माना, किसको मानना पड़ेगा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई पर निर्भर कर रही है, तो माना चौड़ाई को आप x मीटर मान लो, तो लंबाई क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि चौड़ाई आपकी क्या है x है और लंबाई आपकी 2x+1 है। प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है 528, लंबाई हमारे पास है 2x+1, चौड़ाई है x। हल करेंगे, x अंदर गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 2x² प्लस का x, और इधर कितना है 528, प्लस का 528 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस की 528, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो ये 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है या 2 अधिक है, पता नहीं, मिस्टेक लग रहा है, पेपर में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 26 है। ठीक है, तो 26 एक बार चेक कर लेते हैं। अरे भाई साहब, ये पेपर में ही मिस्टेक है। देखो दुगने से अधिक है, कितना अधिक है वो बोला नहीं क्या है। अब ये द्विघात समीकरण आ गया बेटा, आप इसको हल कर लेना। जहाँ तक मैं बताऊँ क्वेश्चन गलत दे रखा है, ठीक है ना, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ट्राई करना हल होता है कि नहीं, वरना क्वेश्चन में ही मिस्टेक दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, उसको करते हैं 27वें नंबर पर। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज आप जानते हैं। क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये ऊंचाई है, ऊंचाई को लंब कहा जाता है। ये आधार है बेटा, और ये सामने क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। ठीक है, क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार पर निर्भर कर रहा है, तो मान लेते हैं कि आधार x है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण मुझे दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं यानी कि आधार और लंब क्या होंगी। चूंकि यह समकोण त्रिभुज है ना, अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण हमारे पास है 13, आधार हमारे पास x, लंब हमारे पास है x-7। हल कर लीजिए इसको, 13 का वर्ग 169, खोल देंगे a - b का होल स्क्वायर, a का वर्ग b का वर्ग 7 का वर्ग 49, 2ab, x² ये हो जाएगा 2x² माइनस के 14x प्लस के 49,
ये 116 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 116 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इस तरफ क्या बचा 0, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 14x, और यहाँ से प्लस का ये घटा दोगे तो माइनस के 120 बचेगा, 2 से भाग दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x², 2 सत्ते 14, 2 6, द्विघात समीकरण आ गया। ठीक, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, इससे गुणा करना होता है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करे तो 60 आए और घटाए तो 7 आए। 12 और 5, 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाओ 7 आ जाता है। घटाना है, 12 में से कितना घटाना है 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से जोड़ा यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, x² से x बाहर आ गया तो यहाँ 12 बचेगा, प्लस 5 बाहर आ जाएगा उभयनिष्ठ, 5 बाहर आ गया तो x बचेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। गुणनखंड बनाते हैं, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला उसका दूसरे वाला ब्रैकेट में चिन्ह के साथ, प्लस का x प्लस के 5। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा, जो कि अमान्य है क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती। अब इसको लेंगे, यदि x माइनस के 12 बराबर 0 तो माइनस के 12 इधर के प्लस का 12 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि आधार हमारे पास कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा हमें आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे चित्र में यदि LM समांतर CD के, ये वाला इसके समांतर है CB, और LN ये वाला इसके समांतर है, तो हमें ये सिद्ध करना है AM बट्टे AB, AM बट्टे AB। ओके, सो देखो बच्चों क्या करना है, 28वां प्रश्न है। चूँकि LM समांतर है CB के, ये LM है ये CB है, तो ये त्रिभुज बन रहा है इनको मिलाने पर, तो यहाँ लगाएंगे थेल्स प्रमेय 6.1 से, तो क्या हो जाएगा AM बट्टे MB बराबर हो जाएगा AL बट्टे LC। ठीक है, हमें क्या करना होता है, इसके बाद व्युत्क्रम करना होता है। MB ऊपर आ जाएगा, AM नीचे, LC ऊपर आ जाएगा, AL नीचे। उसके बाद के स्टेप में हमें दोनों तरफ एक जोड़ना है। ऐसे क्वेश्चनों में इधर भी एक जोड़ेंगे, जो काम कर रहे हैं दोनों तरफ कर रहे हैं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लॉसअप क्या आ जाएगा AM MB प्लस AM, यहाँ से AL आ जाएगा LC प्लस AL। अब आप चित्र में देखो MB प्लस AM किसके बराबर है, MB प्लस AM किसके बराबर है, AB के बराबर है बट्टे में AM, और LC प्लस AL किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो एकदम स्टार्टिंग में हमने व्युत्क्रम किया था, अब लास्ट में फिर से व्युत्क्रम ले लेना है। AM ऊपर आ जाएगा, AB नीचे, AL ऊपर आ जाएगा, AC नीचे। समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः हमें क्या दे रखा है LN समांतर किसके हैं CD के। देखो बेटा, ये LN समांतर है CD के, जो काम आपने यहाँ किया था वही काम आपको नीचे भी करना है। तो फिर से लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, जैसे जैसा भी किया था बिल्कुल वैसे वैसा करना है। यहाँ हो जाए AN बट्टे ND बराबर AL बट्टे LC। ठीक है, अब हमें क्या करना है, व्युत्क्रम लेना है। ND ऊपर AN नीचे, LC ऊपर AL नीचे, फिर दोनों तरफ क्या करना है, एक जोड़ना है। ठीक है,
LC बट्टे AL, ठीक है। लॉस ऑफ इधर आ जाएगा AN ND प्लस AN, यहाँ आ जाएगा AL LC प्लस AL, ND प्लस AN, ND प्लस AN किसके बराबर हो जाएगा? AD के। नीचे क्या है? AN, और LC प्लस AL किसके बराबर हो जाएगा? AC के। फिर क्या कर देना है हमें? फिर से लास्ट में क्या करना है? पलट देना है। AN ऊपर AD नीचे, AL ऊपर AC नीचे। समीकरण नंबर 2, ये चीज़ और ये चीज़ समान है, क्या कर दोगे? तुलना कर दोगे। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर तो ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। AM बट्टे AB किसके बराबर है? AN बट्टे AD के। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं आकृति में ये वाला जो त्रिभुज है ODC, तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है, और BOC ये हमें दे रखा है 125 डिग्री। CDO ये वाला कोण मुझे दे रखा है 70 डिग्री। तो DOC ये वाला कोण हमें निकालना है, और उसके बाद निकालना DCO ये वाला कोण भी हमें निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा में कितना बनता है कोण? 180। चूंकि BD एक सरल रेखा है, इसलिए BOC कोण BOC प्लस COD टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। BOC हमें 125 डिग्री दे रखा है, और COD हमें निकालने के लिए बोला है। COD बोलो या DOC बोलो, बात एक ही है, ठीक है। COD को हम DOC भी लिख सकते हैं। ये 125 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 55 डिग्री, पहला वाला आंसर, ठीक है। ये 70 में दे रखा ऑलरेडी। अब थोड़ा सा मैं इस चित्र को थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। ये अभी हमने निकाला कितना? 55, और ये हमें दे रखा है 70, और ये हमें निकालने के लिए बोला है। ये O है, ये C है, और ये D है। त्रिभुज OCD में एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होते हैं। O दे रखा है 70, 55 दे रखा था ना, 55, चलो आगे पीछे हो गए 70, ये हो गए 55। C हमें निकालना है, तो ये 125 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो जो दो कोण हमें निकालने थे वो दोनों कोणों का मान कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं इसके और इसके बीच की दूरी निकालिए। भाई इससे आसान क्वेश्चन और कुछ भी नहीं होता दुनिया में, है कि नहीं। ये आपका क्या हो जाएगा? x1, ये y1, ये x2, ये y2, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। एक बिंदु है ये, इसका नाम आप दे दो O, इसका नाम दे दो आपको P। इनके बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, OP। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है 36, x1 है 0, y2 है 15, y1 है 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? 36 को 36 से गुणा करना है।
यहाँ स्क्वायर लगा देते पहले। 36 में से 0 करोगे ना 36 आएगा, 36 का वर्ग कितना होगा 1296, और यहाँ 15 बचेगा, 15 का वर्ग करोगे 225, ठीक है। उसमें आपको 225 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1521। अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। सो वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना निकालना है 1521 का, तो इसका वर्गमूल होता है 39। आंसर मात्रक। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 31 नंबर। क्या बोल रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में काटता है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेखाखंड है, बिंदु मुझे दे रखा है 1,7 और इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। उस बिंदु का निर्देशांक मैंने मान लिया कि वो है बिंदु x, y। किस अनुपात में काट रहा है, 2:3 में। ये 2 है, ये 3 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसको हम m1 बोलते हैं और इसको हम m2 बोलते हैं। ये चीज़ हमें दे रखी है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, यही होता है। तो m1 कितना है, m1 है आपका 2, x2 कितना है 4, फिर आपका आता है m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, m1 प्लस m2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 माइनस का 5/5, 5 एकम 5, x का मान 1 आ गया। ऐसे ही y सूत्र होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान है 2, y2 का मान है -3, m2 है 3 और y1 है 7। 2 3 6, 7 3 21/5, 15, 5 3 15। अतः बिंदु P x, y निर्देशांक था, तो x का मान है 1 और y का मान है 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन में 32 बड़े नंबर में है, क्वेश्चन 8 नंबर का। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना और इसके रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। बच्चों तो ये क्वेश्चन जो है बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। मेरी जो प्रश्नावली 1.1 है ना, वो 8 मिलियन यानी कि करीब 80 लाख बच्चों ने देखा है। अगर आप भी देखेंगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के डेट में 80 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देख रखा है, आप भी जाके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि ये रेखा और ये रेखा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। भाई इससे आसान क्वेश्चन और कुछ होता है क्या, ना। देखो बेटा, A1 हमारे पास क्या दे रखा है 5, B1 हमारे पास दे रखा है -4 और C1 दे रखा है मेरे को 8। A2 दे रखा है मेरे को 7, B2 दे रखा है मेरे को 6 और C2 दे रखा है मेरे को -9। अनुपात निकालना है, बट्टे लगा दो यार। A1/A2 5/7 और B1/B2 -4/6 यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6। ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, बिल्कुल नहीं है, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, ऐसी, ठीक है। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी और इसका केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल। यही आपसे पूछा गया था,
आराम से हो गया। बाकी सब कुछ मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।